अगला पार्ट जो है वो है गोल्जी बॉडी। क्या है अगला पार्ट? गोल्जी बॉडी। क्लियर है? अब समझिए गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है। गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। तो गोल्जी बॉडी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? गोल्जी बॉडी की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी भाई? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? गोल्जी बॉडी का कार्य होता है ऊर्जा का स्थानांतरण। क्या कार्य होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण, है ना। मतलब समझिए शरीर में मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है ना। कोशिकाओं में मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? ऊर्जा का उत्पादन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? ऊर्जा का उत्पादन, क्लियर है ना। और हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हर एक कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। लेकिन क्या हमारे सारे बॉडी पार्ट को एक ही समय में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ऐसा नहीं होता है। हम विशेष रूप से जिस अंग से ज़्यादा कार्य ले रहे होता है उस अंग को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो उस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए गोल्जी बॉडी क्या काम करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं उन सब से ऊर्जा लेता है और उसको शरीर के उस अंग तक पहुंचाता है गोल्जी बॉडी जहां पर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्लियर है ना। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण या कहें ऊर्जा का परिवहन। शरीर के किस अंग के द्वारा होता है? तो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। इसके बाद समझिए गोल्जी बॉडी के बाद अगला जो पार्ट आता है वो आता है रिक्तिका। क्या आता है? रिक्तिका, ठीक है ना। इसको रसधानी भी कहते हैं, रसधानी भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसका अंग्रेजी में नाम होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, क्या नाम होता है? वैक्यूल। हाँ समझे ना। अगला पार्ट है आपका रसधानी या वॉक्यूल्स, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? रिक्तिका। क्लियर है। अब रिक्तिका का काम क्या होता है? रिक्तिका में खनिज लवण और पोषक पदार्थ, रिक्तिका में खनिज लवण एवं कोशिका के लिए पोषक पदार्थ भरे होते हैं। पोषक पदार्थ, है ना, इकट्ठा रहता है। किसमें इकट्ठा रहता है? रिक्तिका में। क्लियर है ना। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करेगा। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी ये क्या करेगा? शरीर के विभिन्न अंगों से ऊर्जा को लेकर के उस अंग तक पहुंचाना जिस अंग को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। वॉक्यूल्स में क्या होगा? वॉक्यूल्स में कोशिका के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ या खनिज लवण संचित होते हैं। क्लियर है ना। तो ये रिक्तिका होती है। इसके बाद समझिए नेक्स्ट है आपका तारक काय। तारक काय, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तारक काय या सेंट्रोसोम। क्लियर है ना। तो तारक काय की खोज किसने की थी? सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोबरी नामक साइंटिस्ट ने। किसने की थी? बोबरी नामक साइंटिस्ट ने की थी। क्लियर है ना। इस सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? अब समझिए सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है। सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। क्या कार्य होता है? कोशिका विभाजन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोशिका का, तारक का। क्लियर है ना। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का मतलब आप समझिए नई नई कोशिकाओं का निर्माण करना। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कोशिका का पुनर्निर्माण, है ना। कोशिका का पुनर्निर्माण कोशिका के किस पार्ट के द्वारा होता है? तो ये पार्ट कौन सा है? सेंट्रोसोम। इसकी खोज किसने की थी? बोबरी ने। क्लियर है ना। और काम क्या होता है इसका? कोशिका विभाजन या कोशिका का पुनर्निर्माण। मतलब क्या? मतलब ये कि जो भी कोशिका हमारे शरीर में खराब हो जाती है ना, डैमेज हो जाती है। डैमेज किसी भी कारण से हो सकती है, बात समझे ना। मतलब मान लीजिए आपको चोट लग जाए कहीं पे, ठीक है ना, तो जितनी जगह पे चोट लगेगी उतनी जगह की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब जब वो कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी तो अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं
जो उस नष्ट हुई कोशिकाओं के अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो सेंट्रोसोम मौजूद होता है, वो सेंट्रोसोम नई कोशिकाओं का निर्माण करता है ताकि उस चोट को भरा जा सके, उस घाव को ठीक किया जा सके। क्लियर है ना? तो आप देखते होंगे जैसे चोट हमारी जब ठीक होती है तो ऐसा नहीं है कि ऊपर में पहले परत आ जाए, है ना? अगर कोई घाव हुआ है तो सबसे पहले वो घाव कहाँ से भरना शुरू होता है? अंदर से भरना शुरू होता है, बात समझे ना? और फिर धीरे धीरे करके ऊपर की लेयर आती है। क्लियर है? तो ये कार्य किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम के कारण होता है। क्लियर है ना? अब आप समझिए, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, है ना, कहाँ पे होता है? और जहां सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होगा वहां पर लगी हुई चोट आसानी से ठीक हो जाएगी। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर की कोशिका में। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किस कोशिका में होता है? लीवर की कोशिका में होता है, क्योंकि यहाँ सेंट्रोसोम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और सबसे कम कोशिका विभाजन, सबसे कम कोशिका विभाजन, सबसे कम कोशिका विभाजन, तो सबसे कम कोशिका विभाजन का कार्य होता है न्यूरॉन में। किसमें होता है? न्यूरॉन में, है ना? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोसोम कम मात्रा में पाए जाते हैं, या ये कहें कि यहाँ पे सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, पाया ही नहीं जाता है। क्लियर है ना? तो तारक का या सेंट्रोसोम ये हो गया हमारी कोशिका का अगला पार्ट। आप समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वॉक्यूल्स एंड सेंट्रोसोम। क्लियर है ना? क्या काम है इनके, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ठीक है ना? तो नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट जो होगा हमारा वो होगा अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका। क्लियर है? नेक्स्ट कोशिका का पार्ट है अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका, ठीक है ना? इंग्लिश में इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतः प्रदत्त जालिका, और शॉर्ट में इसको बोल देते हैं ER। क्या बोल देते हैं? ER। क्लियर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका, शॉर्ट में क्या कहते हैं? ER। अब आप समझिए, अंतः प्रदत्त जालिका, इसका भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्मूथ ER। क्या होता है? स्मूथ ER। और एक होता है रफ ER। रफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ER में वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। और जो रफ ER होता है इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है रफ ER में। क्लियर है ना? ये आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो पार्ट हैं। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से कुछ रफ सरफेस होती है, ठीक है ना? इन रफ धब्बों को ही, ये जो धब्बे होते हैं, इन धब्बों को ही राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? क्वेश्चन क्या बनता है? राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज की थी पैलाडे ने। किसने की थी? पैलाडे ने। और राइबोसोम ये नाम किसने दिया था? तो फिर ध्यान रखेंगे, आंसर करेंगे रॉबिन्सन। किसने दिया था? रॉबिन्सन ने दिया था। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं किसको? राइबोसोम को। क्लियर है ना? कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। थोड़ा ये बड़ा हो गया है, एक बार फिर से समझे। अंतः प्रदत्त जालिका, ठीक है ना? ये मुख्य रूप से जो काम होता है इसका, ये कोशिका को भीतरी सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। क्या काम करता है? कोशिका को भीतरी सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अंदर से कंकाल के रूप में काम करता है ना? भीतरी कंकाल के रूप में काम करता है। क्लियर है?
और इसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है स्मूथ यानी चिकना सरफेस जहाँ पर किसका निर्माण होता है, वसा का, और एक होता है रफ सरफेस जहाँ पर किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। रफ सरफेस में जो रफनेस आती है वो किसके कारण आती है, राइबोसोम के कारण आती है। राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो पैलाडे ने की थी। इसका नामकरण किसने किया था, रॉबिन्सन ने किया था। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्लियर है? इतनी बातें अगर आप समझ रहे हैं तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद समझिए अगला जो पार्ट है उसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। क्लियर है? तो केंद्रक की खोज कोशिका में किसने की थी, केंद्रक की खोज कोशिका में की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। क्लियर है? अब केंद्रक क्या है, केंद्रक जो है वो ब्रेन ऑफ सेल है। केंद्रक क्या है, ब्रेन ऑफ सेल्स, ब्रेन ऑफ सेल्स, है ना। यानी यहीं से आप समझ जाएंगे कि केंद्रक जो है वो पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है। कोशिका के सभी अंगों का, कोशिका के सभी अंगों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो कोशिका के सभी अंगों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रक के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? कोशिका के सभी अंगों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रक के द्वारा किया जाता है। ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्लियर है? इसके बाद समझिए केंद्रक में ही आपका क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। और आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है ना। तो केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं और डीएनए पाए जाते हैं। क्लियर है ना। तो क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं बच्चा, 23 जोड़े, है ना, या काउंटिंग में बोले तो 46, है ना। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुषों में क्या होता है कि 22 जोड़े गुणसूत्र होंगे प्लस एक XY होगा, 23वां वाला XY गुणसूत्र होगा। और महिला अगर है तो उसमें 22 जोड़े और एक XX गुणसूत्र होगा, ठीक है ना। और लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण भ्रूण में, लिंग का निर्धारण किसमें, भ्रूण में किसके गुणसूत्रों द्वारा होता है ना। तो लिंग का निर्धारण भ्रूण में होता है के गुणसूत्रों द्वारा, है ना। लिंग का निर्धारण भ्रूण में किसके गुणसूत्रों द्वारा होता है, पुरुष के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। क्लियर है ना। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका के सभी अंगों का नियंत्रण करता है। मतलब ये कि अगर कोई भी पार्ट, कोशिका का कोई भी अंग, क्लियर है ना, सही ढंग से काम नहीं कर रहा होगा तो ये एज अ मॉनिटर है, ये एज अ क्या है, मॉनिटर है। और ये उस अंग को काम करने के लिए विवश करेगा, क्या है ना, कि अपना अपना काम करो, ठीक है ना। जब वो काम करेंगे तभी तो कोशिका पूरी की पूरी काम कर पाएगी। क्लियर है। तो कोई भी अंग अगर काम नहीं कर रहा होगा तो इसकी देख रेख में उससे कहा जाएगा कि आप काम करिए, ठीक है ना। ये हर एक कोशिका के अंग को काम करने के लिए मजबूर करती है। क्लियर है। या सारे अंग इसकी निगरानी में काम कर रहे होते हैं। क्लियर है। तो ब्रेन ऑफ सेल हो गया। इसके बाद समझिए कोशिका में पाया क्या क्या जाता है, तो कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। कितने होते हैं मनुष्यों में, 23 जोड़े होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में कितने होते हैं, 22 जोड़ी प्लस एक XY होता है। महिला में क्या होते हैं, 22 जोड़े प्लस दोनों XX होते हैं। और लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्रों के द्वारा होता है, तो पुरुष के गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। क्लियर है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अगले पार्ट की ओर चलते हैं। केंद्रक के बाद जो है, जो अगला पार्ट है उसको कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है ना। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, किसने लाइसोसोम की खोज की थी, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। किसने की थी, डी डुबे ने, ठीक है ना। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने। क्लियर है। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, जल
अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। अब बात समझिए, इसका काम क्या होता है ना, इसको समझते हैं। लाइसोसोम का